Okay, good morning, my dear students. I hope कि everyone is फटाफट ज्वाइनिंग. ठीक है. आज का सेशन बेटा स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम जो है मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये टॉपिक पढ़ाया था और इस टॉपिक को जो है हमने जो है टाइमली ख़त्म कर दिया था. ठीक है. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक छोटा सा पार्ट बचा है, उसे हम समझते हैं. गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, राइट. अब ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान क्या है उसे हमें समझना है. ठीक है. अब हुआ क्या कि देखो अर्बनाइजेशन हुआ, राइट. अर्बनाइजेशन हुआ. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, रूरल है ना, टाउन्स एंड सिटी में, राइट. सिटी में क्या हुआ? बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, राइट. बिल्डिंग्स बने. अब बिल्डिंग्स के कारण वेस्ट जनरेट हुआ, राइट. वेस्ट जनरेट हुआ, है ना. और वेस्ट क्या है हमें पता है, सीवेज, राइट. सीवेज जनरेट हुआ. ठीक है. और ये कहां पे जनरेट हुआ? ये सिटी और टाउन के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग बने. बिल्डिंग में रहने वाले कौन है? बिल्डिंग में कौन रहेंगे बेटा? इंसान ही रहेंगे, राइट. ह्यूमन रहेंगे. और ह्यूमन ने क्या किया? बहुत सारा वेस्ट जनरेट किया. वेस्ट जनरेट करते किया तो ये बेसिकली क्या है? सीवेज है. अब ये सीवेज जो है, ये सीवेज अल्टीमेटली बेटा कहां पे जाने लगा? रिवर्स एंड वाटर, जैसे रिवर या सी में पूरा वेस्ट जो है जाने लगा. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना. अब ये रिवर्स में जाने लगा तो इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे है ना, इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे गंगा है, राइट, या यमुना है. अब इसे ये भारी मात्रा में जो वेस्ट है वो क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा था. ये तो बात सभी जानते हैं, है ना, कि इंडिया में नदियों की हालत क्या है. अब ये हालत ये भी समझ लो कि ये इंसानों ने ही की है, ये किसी और जानवर ने नहीं की है. इसका मतलब अगर आप एनिमल किंगडम में देखोगे तो सबसे बदमाश अगर कोई एनिमल अगर है तो वो हाथी नहीं है ना, वो टाइगर नहीं है, वो लायन नहीं है, वो एक दिमागदार प्राणी है जो कि इंसान है ना. इस इंसान ने क्या किया है? पूरे रिवर्स जैसे गंगा और यमुना जैसे रिवर्स को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा है. इस हद तक कि उसका एक टाइम पे हम जो है पवित्र मानते थे रिवर्स को. इस रिवर के अंदर डुबकी लगाते थे लोग, क्योंकि ये धर्मस्थान है, राइट. तो ये भी आजकल लोग नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो ये सब कुछ हो रहा है, राइट. अब ये किसके चलते हो रहा है? क्योंकि टाउन और सिटीज का जो भी कचरा है ना, और ये कमाल किसका है? अर्बनाइजेशन का है ना. अर्बनाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा नदियां जो है वो क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है. अब देखो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या बताया? गवर्नमेंट ने ये बताया कि यहां पे सीवेज तो बढ़ रहा है, राइट. सीवेज क्या हो रहा है? सीवेज तो बढ़ रहा है, राइट. लेकिन सीवेज को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, वो कम है, राइट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है बेटा? लेस है. सीवेज बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सीवेज को ट्रीट करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी संख्या अगर देखा जाए तो बहुत कम है. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बताया कि वी विल कंस्ट्रक्ट many sewage treatment plant under, there are two plans, right, under Ganga action plan and under Yamuna action plan. याद रखना कि ये तय किया गया to construct many sewage treatment plant so that ये सीवेज जो गंदगी है अर्बन एरियाज जैसे सिटीज और टाउन्स की गंदगी जो है वो रिवर में ना जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए. तो गंगा एक्शन प्लान, जिसे मैंने GAP कहा, राइट, जो कि 1985 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था. और यमुना एक्शन प्लान वो जो कि 1993 में
पिक्चर में आ गया। इसका मतलब गंगा एक्शन प्लान जब स्टार्ट किया गया वो काफ़ी हद तक फेलियर ही रहा। उसके बाद यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या था कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट एसटीपी अंडर व्हाट, अंडर whom, जीएपी एंड वाईएपी, राइट। तो गोल अगर आप देखो, गोल, राइट, गोल क्या होता है, गोल क्या है गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान का, फोकस, इट इज टू कंस्ट्रक्ट मैनी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर जीएपी वाईपी, सो दैट अब ये गोल क्यों किया था, सो दैट ताकि रिवर्स कैन बी सेव्ड, है ना, कैन बी सेव्ड। मतलब गवर्नमेंट ने बताया कि अगर हम बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे तो जो अर्बन एरिया का जो कचरा है, सीवेज है मेनली, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है, ये नदी में ना जाके हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। कुछ हद तक हम बहुत सारा नदी का पोल्यूशन जो है वो होने से बचाएंगे, ठीक है। ये प्लान था किसके अंतर्गत, जीएपी और वाईएपी। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट किसने किया, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, किसने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट किया गया एमईएफ द्वारा, राइट। एमईएफ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसको स्टार मार्क कर देता हूं। एमईएफ जो है ये एक बॉडी है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इनके अंतर्गत क्योंकि उनको रिवर्स को बचाना है, किससे, अर्बन एरिया के सीवेज से, गंदगी से, तो उसलिए उनका एक इनिशिएटिव था कि जीएपी और वाईएपी के अंतर्गत बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए। क्यों, क्योंकि देखा गया कि सीवेज जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो उतनी मात्रा के सीवेज को ट्रीट करने के लिए चाहिए वो कम पड़ रहे हैं। इसलिए एसटीपी का बनाना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई है, ठीक है। इसमें क्या क्या याद रखना है, जीएपी कब आया था, वाईएपी कब यहाँ आया था, ये होता क्या है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। मैंने बताया कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, एमईएफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने क्या किया था, एक प्लान लाया था जिसके अंतर्गत जो भी सीवेज जो रिवर और सी को पोल्यूट कर रहा है, और ये सीवेज कहाँ से आ रहा है, अर्बन एरिया से आ रहा है, मतलब टाउन और सिटी से जो आ रहा है वो नदियों में ना जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सीवेज तो बढ़ रहा है लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत कम पड़ रहे हैं। तो इस प्लान के अंतर्गत ये तय रहा कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए ताकि बढ़ते हुए सीवेज को हम क्या कर पाए, अच्छे से ट्रीट कर पाए, और ये सीवेज रिवर्स को मैला ना करे। तो इससे क्या होगा कि रिवर्स जो है वो गंदा होने से बच जाए, राइट। इज दिस क्लियर? अब ये क्यों जरूरी है, आप अगर देखोगे धरती पे बहुत ही कम पोर्टेबल वाटर है ना, धरती पे बहुत सारा फ्रेश वाटर है,
सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आप अगर देखो तो एक देश है रशिया। रशिया के पास सबसे ज़्यादा जो है पीने लायक पानी का मतलब फ्रेश वाटर का स्रोत है। लेकिन इंडिया में आप अगर देखो तो कुछ ही ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, और उसको भी अगर हम मैला करेंगे तो क्या फ़ायदा है, राइट। चाइना भी आप अगर देखो इंडिया का गला घोट रहा है। आप इफ़ यू सी अरुणाचल में वहाँ पे भी आप देखो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो 2/3 आप अगर देखोगे ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में है, राइट। इसलिए वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे डैम का कंस्ट्रक्शन करके अपना जो फ्रेश वाटर का स्रोत है उसको काटना चाहता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन है ना। तो पूरे देश भी हमको बर्बाद करने में तुले है, लेकिन और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी अपने आप को बर्बाद करने में तुले हैं। क्यों? क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी गंदगी पूरे रिवर में डाल रहे हैं, राइट। तो ये प्लान गवर्नमेंट तो कर रहा है, लेकिन ये अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने रिवर्स को बचाए। इज दिस क्लियर, है ना। अब ये बचा कब सकते हो, जब आप पढ़ोगे लिखोगे। पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, है ना। ऐसे ही सोचते रहोगे कि मैं पैसा कमाऊंगा, तुम पैसा कमाओगे, पैसों पैसों में ही उलझ के पूरा दुनिया बर्बाद, है ना। आगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी तक एसटीपी कर दिया है। एसटीपी आपको समझ में आया, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन आई होप कि अभी आपको समझ में आया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, है ना। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अब ये होता क्या है उसे हम समझते हैं, राइट। अब आप देखो तो बायोगैस, राइट, हमने बायोगैस यहां पे लिखा है। अब बायोगैस क्या है उसे मैं बताता हूं, है ना। माइक्रोब्स जो होते हैं, है ना, माइक्रोब्स प्रोड्यूस सम गैसेस। माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस सम गैसेस ड्यूरिंग व्हाट, देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे ह्यूमंस भी कभी कभी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन का गैसेस प्रोड्यूस करना डिपेंड करता है कि वो क्या खा रहा है, राइट। माइक्रोब्स का भी आप अगर देखो, प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस बाय माइक्रोब्स डिपेंड अपॉन व्हाट इट इट्स, है ना। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, द गैसेस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, राइट। जैसे ह्यूमंस खाता है उसके ऊपर उसका जो भी गैस बनेगा वो बेटा क्या करता है, डिपेंड करता है। वैसे ही देखा जाता है कि द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, है ना, बाय माइक्रोब डिपेंड अपॉन व्हाट इट इट्स। अब याद रखना, कोई भी प्राणी हो, एनिमल, राइट, कोई भी एनिमल हो, हमेशा एनिमल क्या खाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है, राइट, ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट। एनसीईआरटी में इसी को थोड़े तामझाम वाली भाषा में लिखा है ना। द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय डिपेंड अपॉन माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मतलब कौन सा माइक्रोब है और कौन सी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, उस पे जो है डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखो, ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है, उसी को हम दोहरा के देख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास जो है बेटा ऐसा डो है, राइट। मेरे पास क्या है, ऐसा डो है। अब डो क्या है वो भी बताना पड़ेगा। क्या डो क्या होता है ना। हाँ, तो डो क्या होता है, आटा होता है, राइट। तो डो के अंदर भी आप अगर देखो तो डो जब फूलता है ना, डो जब फूलता है तो डो के अंदर से अभी आप अगर देखो तो बहुत सारे क्या निकलते हैं, बहुत सारे यहाँ से क्या निकलते बेटा, डो से गैसेस निकलते हैं, राइट। अब ये गैसेस कौन सा है, CO2 है, राइट। ये गैस कौन सा है, CO2 गैस है ना। वहीं पे मैंने और एक चीज़ पढ़ाई थी, आपको याद होगी कि नहीं मुझे पता भी नहीं है,
फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना? याद है क्या आप लोगों को? चीज पढ़ाया था, क्या चीज है, राइट? चीज पढ़ाया था मैंने। आई होप कि ये भी कई कई बच्चों को याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि आपको बस रोल नंबर चिपका के वीडियो में भाग जाना है ना। मैंने चीज पढ़ाया था आपको, और चीज के अंदर भी आप अगर देखो तो कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, राइट? हाँ, तो चीज जो होती है उसमें से भी कुछ गैसेस निकलते हैं, राइट? जो चीज होती है उसमें से भी कौन सा गैस निकलता है? उसमें से भी गैस निकलता है, राइट? और ये भी गैस बेटा कौन सा है? CO2। CO2 गैस है, ठीक है? तो मैंने आपको दो जगह पे बताया था, एक डो मेकिंग में और दूसरा चीज, राइट? चीज मेकिंग में, दोनों में गैसेस निकल रहे थे। इज दिस क्लियर? अब ये गैसेस कौन से थे? गैसेस था कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी निकला है यहां पे, ये आपका एक पार्ट ऑफ फर्मेंटेशन ही था। फर्मेंटेशन, राइट? फर्मेंटेशन मैंने आपको समझाया था, फर्मेंटेशन, है ना? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, इफ यू रिमेंबर। अगर आप अपरिचित नहीं हो, अपरिचित पता है ना, जो भूलता है ना बार बार, भूलता नहीं है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है ना। हाँ, भूलने वाला कौन है? हाँ, ओके, गजनी, है ना? अगर आप गजनी नहीं हो तो आपने ये जाना होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, राइट? फर्मेंटेशन के दौरान बनता है ये, ओके। हाँ, एनीवे कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बना? जब ऑर्गेनिक सब्सट्रेट क्या था? ऑर्गेनिक सब्सट्रेट यहां पे क्या था? या तो डो था, तो या तो क्या था? चीज था, सॉरी चीज नहीं, ओके सॉरी, मिल्क, है ना? क्योंकि चीज तो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट क्या था? मिल्क था, है ना? या तो डो था या तो मिल्क था, तब क्या बना? तब बना अपना कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस क्लियर? तो माइक्रोब कौन था? बता दो तो मजा ही आ जाए। डो में कौन माइक्रोब था? कोई बता सकता है क्या कमेंट में? मुझे नहीं लगता बताएगा, क्योंकि सब पराक्रमी है यहाँ पे, है ना? माइक्रोब यहाँ पे बेटा जो है ईस्ट था, राइट? ईस्ट था। हाँ, जबकि आप अगर देखो चीज मेकिंग में माइक्रोब जो था वो मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद भी नहीं होगा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, राइट? शर्मानी, राइट? शर्मानी ओके, तो ये था, राइट? तो ईस्ट और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इन्होंने CO2 बनाया था, मतलब डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट, राइट? लेकिन ऐसा तो आपको बायोगैस में नहीं होगा। बायोगैस में क्या होता है उसे हम समझते हैं, राइट? बायोगैस कब बनती है, राइट? बायोगैस के लिए बेटा क्या चाहिए? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट चाहिए। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, राइट? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यहां पे देखा जाता है कि सेल्यूलोस होता है, राइट? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है? सेल्यूलोस होता है। अब ये सेल्यूलोस कब बनेगा? सेल्यूलोस तब बनता है जब मेरे पास ऐसा कुछ हो जिसके अंदर ऑक्सीजन ना आए, राइट? ऑक्सीजन ना आए मतलब ऐसा जो भी हो वो कैसा हो? कंडीशन एनएरोबिक कंडीशन हो। एनएरोबिक का मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना है। एनएरोबिक कंडीशन में एक चीज होनी चाहिए, होना क्या चाहिए? यहां पे भरपूर मात्रा में सेल्यूलोस होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? सेल्यूलोस, हाँ, सेल्यूलोस होना चाहिए, राइट? सेल्यूलोस। साथ ही साथ सेल्यूलोस में होनी चाहिए कुछ बैक्टीरिया। सेल्यूलोस में क्या होने चाहिए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूं लगे आ तो, मिथेनोबैक्टीरियम, राइट? मिथेनोबैक्टीरियम, राइट?
कंडीशन बता रहा हूं, राइट, कंडीशन बता रहा हूं, चीज के लिए कंडीशन बताओ, खुले में रख दो, चीज में से CO2 निकलेगा, डो को खुले में रख दो, CO2 बनेगा, लेकिन ये खुले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खुले में रखने से ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एनारोबिक होना चाहिए। एनारोबिक प्रोसेस कब होता है, जब मेरे पास एनारोबिक प्रोसेस है ना, किसके लिए बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए एनारोबिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि आपके पास सेल्यूलोज होना चाहिए। सेल्यूलोज ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जिस जगह पे एयर, राइट, हवा ना जाए, मतलब ये कंडीशन क्या होना चाहिए, एनएरोबिक होना चाहिए। एनारोबिक कंडीशन में और क्या होना चाहिए, सेल्यूलोज होना चाहिए, है ना, और सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरियम होना चाहिए। अब ये बैक्टीरियम कैसा है, मिथेनोबैक्टीरियम है। मिथेनोबैक्टीरियम क्योंकि ये हवा के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करता है, तो ये कैसा है, एनएरोबिक है ना, एनएरोबिक है, राइट। अब ये सब कंडीशन होगा तो आपको ये एक हवा देगा, और ये हवा क्या है, हवा मतलब गैस, ये है मीथेन, राइट, ये गैस है मीथेन। अब मीथेन देखा जाता है ये इंपॉर्टेंट एक गैस है, बिकॉज मीथेन जो निकलती है ये इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल आपने पढ़ा होगा, राइट, बड़े बड़े ऑयल के टैंकर निकलते हैं, एचपी के पेट्रोलियम, उस पर लिखा होता है इनफ्लेमेबल गैस। कभी गूगल करके देखा है क्या, इनफ्लेमेबल होता क्या है? इनफ्लेमेबल का मतलब जिसका जो भरभर बहुत ही फास्ट, है ना, कैच फायर, राइट। हेवेल्स के वायर नहीं है, राइट, हेवेल्स के वायर आपने सुना होगा, द वायर्स दैट डजंट कैच फायर, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये इनफ्लेमेबल है। ये इनफ्लेमेबल है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, मीथेन का गैस निकल रहा है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि मीथेन निकलने के लिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए। मीथेन को ही बायोगैस कहा जाता है, मीथेन को ही क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है, राइट। अब मैं फटाफट लिखता हूं कंडीशंस फॉर रिलीज ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। किसी को दिक्कत? पहला तो नो O2 है ना, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, एनएरोबिक होना चाहिए, राइट, जिसमें आप और मैं नहीं जी सकता हूं। आप एनएरोबिक है क्या? हो भी सकते हो, पता नहीं, कोई एलियन भी हो सकता है, राइट। तो पहला कंडीशन तो एनएरोबिक होना चाहिए, नो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा सेल्यूलोसिक मटेरियल होना चाहिए, सेल्यूलोसिक मटेरियल। हाँ, सेल्यूलोसिक मटेरियल जो है वो प्लास्टिक है ना, किसी को लगता होगा कि प्लास्टिक भी हो सकता है, नहीं। सेल्यूलोसिक मटेरियल कहाँ से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है, याद रखना, राइट, प्लांट मटेरियल होता है, राइट, प्लांट मटेरियल। और मैंने एक आपको वादा किया था कि यह ऑर्गेनिक होगा, राइट, ये पहले तो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, एक तो एनारोबिक कंडीशन, मटेरियल क्या चाहिए, प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक चाहिए क्या? नहीं, सेल्यूलोसिक मटेरियल चाहिए। उसके बाद और क्या बताया मैंने, और क्या बनाया, हाँ, बैक्टीरिया चाहिए। और बैक्टीरिया कैसा चाहिए, जो हवा में उड़ता हो, नहीं, हवा में रहने वाला बैक्टीरिया नहीं, हमें चाहिए ऐसा बैक्टीरिया जो कैसा हो, है ना, जो एनएरोबिक हो। कैसा हो, एनएरोबिक बैक्टीरिया। हाँ, एनएरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया, राइट। एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन है, हम और आप तो है नहीं, राइट। तो ये है मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम, राइट। तो हेंस मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर कि किस प्रकार का गैस बैक्टीरिया छोड़ेगा, राइट। अब बैक्टीरिया को आप क्या दे दो, आप बैक्टीरिया को दे दो, हाँ, डव दे दो,
तो बैक्टीरिया अलग होगा वहां पे, ईस्ट होगा, सॉरी ईस्ट फंजा है एनीवेज। उसके बाद चीज, हाँ चीज में बैक्टीरिया था, मिथेनो कौन प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, वहां पे आप मिल्क दे दो तो CO2 निकला। लेकिन यहाँ पे सेलुलोज जब दोगे, बस सेलुलोज देने से काफी है क्या? नहीं, एनारोबिक कंडीशन दोगे, हाँ साथ ही साथ एनारोबिक बैक्टीरिया दोगे मेथनोजन, तो आपको फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या मिलेगा? हाँ बैक्टीरिया एक गैस छोड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा बायोगैस, राइट, बायोगैस। अब बायोगैस आप अगर देखो तो यहां पे होगा CH4 मीथेन, और यही चीज जो है मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से दिखाई है। अब ये क्या हो गया? हाँ, तो यहां पे हमने देखा है, हाँ अरे ये क्या हो गया? गैसेस, राइट। अब देखो मेरे पास एक बायोगैस है, राइट, ये मेरी बायोगैस है, ये पूरा मेरा बायोगैस है। अब बायोगैस में आप अगर देखो तो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है CH4, एक होता है CO2 और तीसरा होता है H2। मैंने आपको अगर याद होगा आपका, राइट, STP भी पढ़ाया था, और यहां पे मेरे पास क्या है? बायोगैस है, राइट। STP पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें बहुत सारे बच्चे गायब थे, राइट गायब थे। तो STP में मैंने आपको एनारोबिक प्रोसेस पढ़ाया था। कौन सा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पढ़ाया था, राइट, स्लज डाइजेस्टर पढ़ाया था, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। वहीं पे बायोगैस में भी यहां पे कैसा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं? बताना क्या चाहते हो? हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे गैसेस निकलते हैं दोनों प्रोसेस में। STP में भी गैसेस निकल रहे थे, किस प्रोसेस में? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और यहां पे एनारोबिक स्लज डाइजेशन में भी गैसेस निकल रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस यहां पे है, यहां पे निकल रहा है CH4, मान लिया सर, ओके, CH4 को मैंने क्या कहा? मीथेन, ओके, मान लेते हैं आपकी बात, है ना, ओके। दूसरा क्या निकला? CO2, ओके। तीसरा क्या निकला? H2। हाँ, STP में क्या निकला था? हाँ, मीथेन निकला था। हाँ, दूसरा क्या निकला था? CO2 निकला था। और तीसरा क्या निकला था? H2S। यस। तो डिफरेंस क्या था दोनों गैसेस में? यहां पे H2 निकल रहा है, और STP में बेटा क्या निकल रहा था? H2S निकल रहा था। और ये डेटा किसका है? NCERT का है, राइट। और इसको हम जुटला नहीं सकते, मतलब इसको नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि NCERT का ही डेटा आपको नीट में पूछा जाएगा, राइट। ये नहीं देखेंगे कि मॉड्यूल में क्या लिखा है, कहीं पे क्या लिखा है। सबसे पहली प्रायोरिटी आप अगर देखोगे नीट एग्जाम के अंदर, तो वो कौन सी प्रायोरिटी रहेगी? वो डेटा जो आपका NCERT में लिखा है, वो सबको सबसे पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। वो नहीं देखा जाएगा कि कितना एक्यूरेट है NCERT के बाहर या एक्यूरेट नहीं है। NCERT के अंदर जो है वही आपको जो है समझना है, वही आपको लिखना है। याद रखना, बायोगैस के अंदर दो चीजें सेम है, CH4 CO2, है ना, मतलब मीथेन और CO2। लेकिन तीसरा गैस बायोगैस के अंदर H2 है, जबकि एनारोबिक स्लज डाइजेशन में क्या था? H2S है। अब देखो तो इसके कॉन्सेंट्रेशन देखो, सबसे ज्यादा बायोगैस के अंदर कौन सा रहता है? मीथेन रहता है। इसलिए बायोगैस को हम कभी कभी मीथेन भी कहते हैं। यही नहीं, बायोगैस के अंदर और भी गैसेस रहते हैं। कौन कौन से? CO2 रहता है, H2 रहता है। अब देखा जाए तो H2 भी इन्फ्लेमेबल है, लेकिन H2 का कॉन्सेंट्रेशन आप अगर देखो तो कितना है? बस महज 10% है। जबकि आप अगर देखो CH4 का बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 50 to 70% है ना। इसलिए बायोगैस को कभी कभी हम क्या कहते हैं? मीथेन गैस भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया सब में? थम्स अप, ओके। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, थम्स अप मतलब हाँ थम्स अप, ओके।
आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, मेरे पास यहां पे एक बैक्टीरिया है। अभी अभी मैंने समझाया था, ये भी समझाया था कि ये एनारोबिकली ग्रो करता है, राइट। यहां पे देखो मिथेनोबैक्टीरिया एनारोबिक होता है, ये मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद यहां पे देखो सबस्ट्रेट यूज कौन सा है, सेल्यूलोसिक मटेरियल, अच्छी बात। हाँ, CH4 बनाता है ये, गैस प्रोड्यूस। हाँ, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इसका मतलब मेरे पास जो भी बैक्टीरिया होंगे जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें मिथेनोजेंस कहा जाएगा। इनमें से एक बैक्टीरिया कौन था, इनमें से एक एग्जांपल क्या था बेटा, मिथेनोबैक्टीरियम था, राइट, मिथेनोबैक्टीरियम। इसके जैसे और भी हो सकता है, जैसे मिथेनोकॉकस हो सकता है, राइट। इज दिस क्लियर? मिथेनोकॉकस भी हो सकता है। तो जो भी बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मिथेनोजेंस कहेंगे। आप भी प्रोड्यूस करो, बैक्टीरिया बन जाओगे, तो मैं क्या कहूंगा आपको, आपको भी मिथेनोजन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेंस आर फाउंड इन दो जगह पे, एक रुमेन ऑफ कैटल और दूसरा होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, अब मत बताना कि नहीं पढ़ाया था, STP में पढ़ाया था। ये तो अलग बात है कि आपको पढ़ना नहीं है ना। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं मतलब पढ़ाई के मामले में, ऐसे तो सभी अच्छे होते हैं ना। एनीवेज, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, राइट, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बेटा मैंने आपको समझाया था कि STP के अंदर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से उसको बताया है, ये वाला, राइट। मीथेन, CO2 और H2S, बायोगैस में CH4, CO2 और H2, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, एनीवेज, अब दूसरा आता है मिथेनोजेंस आर फाउंड इन द रुमन ऑफ कैटल। अब ये रुमन क्या होता है उसे हमें समझना पड़ेगा। अब रुमन क्या होता है, लेट अस सी। जैसे मेरे पास एक मान लेते हैं कि मेरे पास जो बेटा एक गाय है, राइट। ठीक है, मेरे पास एक गाय है। गाय के अंदर आप अगर देखो तो एक स्टमक का पार्ट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। गाय बेसिकली क्या होते हैं बेटा, कैटल होता है, राइट। कैटल में आता है। कैटल्स कौन होते हैं, बेसिकली फार्म एनिमल्स होते हैं, राइट। कैटल बेटा क्या होते हैं, फार्म एनिमल होते हैं, जिसकी फार्मिंग किया जाता है, फार्म एनिमल्स होते हैं, राइट। उनमें अपना गाय भी आती है ना। इनके अंदर आप अगर देखो, ठीक है, इनके अंदर आप अगर देखो तो स्टमक के अंदर है ना, ऐसे आप अगर देखो इनका ओसोफेगस होता है, राइट। ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस के बाद एक ऐसे एरिया रहता है ना। अब ये एरिया जो है ये स्टमक का एरिया, राइट। स्टमक जिसे गट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे गट भी कहा जाता है। गट के अंदर आप अगर देखो तो एक एरिया रहेगा, है ना, एक स्पेसिफिक एरिया रहेगा। इस एरिया को क्या कहा जाता है, रूमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूमन।
ठीक है। तो आपके पास जो कैटल रहेगा, राइट, कैटल, जैसे यहाँ पे मैंने काव ड्रॉ किया है, राइट, काव के जो कैटल रहेगा उसके अंदर आप देखो तो स्टमक रहता है, स्टमक को गट कहा जाता है, गट के अंदर एक एरिया रहती है जिसे रूमन कहा जाता है। अब इस रूमन के अंदर क्या खेला होगा, देखो रूमन के अंदर बेटा जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलुलोस है, राइट, क्या है, सेल्यूलोस है। अब ये सेल्यूलोस क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गजनी की तरह भूल मत जाना इसे, है ना। सेल्यूलोस क्या होता है, प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल है। गाय बेचारी प्लास्टिक तो नहीं खाती, हाँ आजकल की तो खाती है, आजकल की तो गाय बेचारे कुछ भी खा लेती है, क्योंकि इंसान आज तरस रहा है खाने को, तो गाय को कौन पालेगा, है ना। एनीवेज, प्लांट मटेरियल होता है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस कहाँ पे पाया जाता है, रूमन के अंदर। हाँ, रूमन क्या है, स्टमक का पार्ट है ना। रूमन बेटा क्या होता है, रूमन होता है स्टमक का पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, रूमन मान लिया आपने, कह दिया तो, है ना। अब सेल्यूलोस जो होता है, सेल्यूलोस के अंदर दिक्कत क्या है, सेल्यूलोस क्या होता है, जैसे प्लांट का सेल है, राइट, प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के बाहर बेटा जो है क्या रहता है, सेल्यूलोस रहता है ना, क्या रहता है, सेल्यूलोस। अब सेल्यूलोस को डाइजेस्ट एनिमल नहीं कर सकता है, राइट, डाइजेस्ट, कैनॉट डाइजेस्ट, राइट, काउ कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, राइट। अब देखो सेल जो है, सेल प्लांट मटेरियल का, प्लांट मटेरियल के अंदर बेटा क्या रहता है, सेल्यूलोस रहता है। सेल्यूलोस कहां पे पाया जाता है, एक सेल है प्लांट का, राइट, एक सेल है, अरे एक सेल है, सेल के बाहर सेल्यूलोस रहता है। अब सेल्यूलोस जो है, काउ कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, मतलब कैटल जो है वो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो यहां पे सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, मसीहा, मसीहा आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस, राइट। ये मसीहा जो है ये बेसिकली कौन है, दिस आर मिथेनोजेंस, है ना। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मिथेनोबैक्टीरिया होते हैं, दे ब्रेक डाउन सेल्यूलोस, ठीक है, दे ब्रेक डाउन सेल्यूलोस इन द रूमन ऑफ काउ। काउ क्या है, कैटल है, और रूमन क्या है, रूमन स्टमक का पार्ट है, राइट। तो स्टमक के पार्ट में क्या करता है, सेल्यूलोस ब्रेकडाउन करता है, मिथेनोजन। अगर ये सेल्यूलोस ब्रेकडाउन करेगा तो काउ भूखे नहीं मरेगी, क्यों, सेल्यूलोस के एक बार तोड़ दिया तो सेल्यूलोस के अंदर क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, राइट, सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट, जैसे आप चॉकलेट खरीदो, चॉकलेट का रैपर सेल्यूलोस है, और रैपर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशियस खाना रहता है, राइट, जैसे चॉकलेट रहता है, वैसे ही सेल्यूलोस एक बार कट गया, सेल्यूलोस एक बार हट गया, सेल्यूलोस इज लाइक ए रैपर ऑन ए चॉकलेट, एक बार हट गया तो अंदर क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिशियस चीज है। इसका मतलब अगर किसी ने सेल्यूलोस तोड़ दिया सेल प्लांट के सेल का, इसका मतलब अंदर जो भी न्यूट्रिशियस खाना है वो किसको मिलेगा, वो तो मिलेगा काऊ को, राइट। इसका मतलब सेल्यूलोस जो होता है, इट फॉर्म्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोस, मिथेनोजेंस जो होते हैं दे हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ काउ, राइट। मिथेनोजेंस help in the nutrition of cow, है ना बेटा। ये जो है काउ के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ when they break down, जब ये सेल्यूलोस को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट, दे प्रोड्यूस ए गैस,
when they break down cellulose, they produce what? A gas, और इस गैस को ही हम क्या कहते हैं? मीथेन. ओके, गैस को ही मीथेन कहा जाता है, जो कि क्या है? CH4, राइट, केमिकल फॉर्मूला इसका. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं. ये रूमन है, राइट. अब नेक्स्ट क्या होगा कि एक बार काउ ने क्या किया? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया. तो सेल्यूलोज आगे होते हुए राइट, आगे होते हुए कहाँ पे निकलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना. लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये एनएस से आपको जो है बाहर निकलेगा, राइट, सेल्यूलोसिक मटेरियल. और सेल्यूलोसिक मटेरियल बाहर जो निकलेगा वो किस में होगा? ये काउडंग में होगा, राइट. काउडंग को आप अगर देखो तो रूरल एरिया में क्या कहा जाता है? गोबर कहा जाता है, राइट, गोबर. तो इस काउडंग में भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? इस काउडंग में भी क्या रहेगा? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस, राइट. इसका मतलब काउडंग को मैं यूज करके क्या बना सकता हूं? कैन बी यूज्ड टू जनरेट व्हाट? टू जनरेट मीथेन, है कि नहीं? अगर ये पेट में काऊ के गैस बना रहा था, कौन सा गैस बना रहा था? पेट में काऊ के क्या बना रहा था? मीथेन बना रहा था. तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस पेट में से जो निकला है आगे डाइजेशन के द्वारा काउडंग, इस काउडंग के अंदर जो मिथेनोजन है उसको इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूं? मीथेन को जनरेट तो कर सकता हूं. और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम बायोगैस प्लांट्स कहते हैं. दैट मीन्स वी कैन यूज दिस काउडंग इन बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट के अंदर हम इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? बायोगैस. अब देखो, ये बायोगैस अगर हम, है ना, बायोगैस याद रखना, बायोगैस इफ जनरेटेड by using cow dung, right? cow dung क्या मैंने कहा? cow dung को मैंने गोबर कहा, राइट, है ना. बायोगैस अगर मैं जनरेट करता हूं बाय यूजिंग cow dung, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसे मैं गोबर गैस भी कह सकता हूं ना, क्योंकि मैंने किसका इस्तेमाल किया है यहां पे? इसे हम क्या कहेंगे? गोबर गैस, राइट. ये भी ध्यान में रखना. तो बायोगैस को कभी कभी गोबर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? गोबर का भी इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? बायोगैस बेटा बना सकते हैं. ओके, आपके लिए थोड़ा डेकोरेशन भी कर दिया. इज दिस क्लियर? आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा, अगर समझना चाहते हो तो, है ना. तो कुल मिला के यहां तक मैंने क्या बताया? मिथेनोजेंस आर फाउंड इनसाइड द रूमेन ऑफ द केटल्स. ठीक है, ऊपर लिख देता हूं अच्छे से. हाँ, मिथेनोजेंस are found in the rumen of cattle. कैटल क्या होते हैं? ऑलरेडी बताया, फार्म एनिमल्स होते हैं. अब नेक्स्ट देखो, मैं क्या कर सकता हूं कि जो हमने गोबर कलेक्ट किया, राइट, गाय से जो हमने बेटा गोबर कलेक्ट किया, राइट, इस गोबर को इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं?
बायोगैस बना सकते हैं, है ना। अब गोबर ज्यादातर कहां पे पाया जाता है? गोबर जिसे हम क्या कहते हैं, काउ डंग, मोस्टली फाउंड वेयर, जहां पे गाय को पाला जाता है ना। गोबर ज्यादातर वहां पे पाया जाएगा जहां पे गाय को पाला जाएगा, है कि नहीं। अब गाय को ज्यादातर कहां पे पालते हैं, सिटीज में या गांव में? गांव में, है ना। गांव को हम बेटा क्या कहते हैं, रूरल एरिया कहते हैं, राइट। मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज, है ना। सो इसकी वजह से बायोगैस प्लांट्स, है ना, बायोगैस प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन, मोस्टली डेवलप्ड वेयर, इन रूरल एरिया, है ना। जहां पे गोबर रहेगा वहीं पे तो बनाएंगे। सोचो कि अगर सिटी में बना रहे, सिटी में तो अवेलेबल ही नहीं गोबर उतना, क्योंकि गौ पालन तो उतना करते नहीं सिटी में, तो वहां पे थोड़ी होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस गोबर को लेंगे, राइट, ये जो काउ डंग है उसको इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या बनाया जाएगा, बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। बायोगैस प्लांट। अब ये बायोगैस प्लांट मेनली कहां पे पाया जाता है वो आपको तो पता ही है। अब बायोगैस प्लांट बनता कैसे है वो आपको मैं समझाता हूं, राइट। बायोगैस प्लांट के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ऐसा टैंक लिया जाता है, जैसे पीछे से अच्छे से आपको समझाया है, राइट। जैसे मेरे पास एक टैंक है, राइट, ये वाला टैंक, है ना। अब जमीन के अंदर एक टैंक बनाया जाता है बेटा, जमीन के अंदर एक टैंक बनाया जाता है, राइट। ऐसा एक टैंक बनाया जाता है जमीन के अंदर। अब ये जो टैंक बनाया जाता है इसे हम डाइजेस्टर कहते हैं, राइट, इसे डाइजेस्टर कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है ना, वो 15 फीट की रहती है। कितनी? ये 15 फीट का रहता है, 15 फीट का रहता है। और ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ कंक्रीट। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सो कंक्रीट के से बना हुआ 15 फीट का टैंक रहता है, राइट, टैंक रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टर कहते हैं। टू दिस वी कॉल डाइजेस्टर, है ना। अब डाइजेस्टर के अंदर क्या किया जाता है, आगे देखो। डाइजेस्टर के अंदर जो हमें यहां पे डंग मिला, राइट, यहां पे डंग मिला। डंग कहां से आया? डंग कहां से आया? डंग आया काव से, राइट, कैटल से आया। इस डंग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से फीड करेंगे। एक ऐसा इनलेट बनाएंगे, है ना। ऐसा क्या बनाएंगे बेटा? एक इनलेट। इनलेट मतलब ऐसी जगह जहां से हम कावडंग को अंदर डाल सकते, तो इसे इनलेट कहा जाता है। इनलेट को बनाएंगे। इस इनलेट से हम क्या करेंगे, कावडंग को जो है इस टैंक के अंदर रिलीज करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, कावडंग जो है यहां पे डाला जाएगा। कावडंग के साथ और क्या डाला जाएगा? सबसे पहले यहां पे कावडंग डालेंगे। कावडंग क्यों डालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कावडंग के अंदर ही क्या है, कंटेन व्हाट, कंटेन मिथेनोजन, राइट, मिथेनोजन। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य क्या है यहां पे, मेरा मेन मोटो क्या है यहां पे, बायोगैस बनाना है ना। तो बायोगैस तभी बन सकता है जब मिथेनोजन्स होंगे, और मिथेनोजन्स किसके अंदर होंगे? कावडंग के अंदर होंगे। तो कावडंग को हमें डालना पड़ेगा, राइट। कावडंग, और साथ ही साथ कावडंग को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए हमें पानी भी डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है आप
जैसे अनियन के छिलके हो गए, पोटैटो के आलू के छिलके हो गए, बचा कुचा चावल हो गया, पत्ते हो गए, सब कुछ यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हाउस होल्ड वेस्ट, राइट। हाउस होल्ड वेस्ट कहूंगा मैं। हाउस होल्ड वेस्ट क्या हो सकता है, जैसे आपका अनियन पील हो सकता है, राइट, अनियन पील हो सकता है। उसके बाद लेफ्ट ओवर फूड हो सकता है, लेफ्ट ओवर फूड हो सकता है आपका। इज दिस क्लियर? तो इसे हम डालेंगे किसमें, वाटर और काउडंग, इसको हम स्लरी कहते हैं, राइट। वाटर के साथ जब काउडंग को मिला हो तो इसे क्या कहा जाता है, इसे स्लरी कहा जाता है, स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, यहां से अंदर आएगा। स्लरी कहां पे आएगा, डाइजेस्टर में आएगा, ठीक है। तो यहां पे पूरा क्या आ जाएगा, आपका काउडंग आ जाएगा। अब काउडंग के अंदर बहुत सारा मटेरियल भी है। काउडंग के साथ अंदर बेटा क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, फटाफट देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर सेलुलोस है, राइट। इसके अंदर क्या है, सेलुलोस है। उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ और क्या है, यहां पे बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम मैंने क्या बताया, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, राइट, मिथेनोजेंस। अब होगा ये कि डालते ही ये मिथेनोजेंस सेलुलोस को तोड़ना स्टार्ट करेंगे और यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा गैस CO2। अब मुझे क्या करना है, इस गैस को पकड़ना है, राइट। CO2 के साथ साथ और क्या निकलता है आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस हमारी जो चाहिए हमें, राइट। कौन सी गैस, मीथेन गैस, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है मेरे लिए वो कौन सी है, वो तो मीथेन है, CH4, राइट, CH4। क्या सिर्फ मीथेन निकलती है, नहीं, मीथेन के साथ साथ सर दूसरी भी गैस निकलती है, कौन सी, तो ये है CO2, राइट, और H2। तो 3 गैसेस निकलते हैं। अब इस गैसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस गैसेस को मुझे कैप्चर करना पड़ेगा। और कैप्चर करने के लिए मैं यहां पे एक चीज का इस्तेमाल करूंगा जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कवर कहते हैं, जो आपको NCERT के डायग्राम में दिखाया है। अब ये देखो, ये एक फ्लोटिंग कवर है, राइट। ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लोटिंग कवर है, फ्लोटिंग कवर है, राइट। तो होगा ये कि जैसे जैसे डाइजेस्टर के अंदर बेटा मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, डाइजेस्टर के अंदर मीथेन जैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे ये फ्लोटिंग कवर ऊपर ऊपर जाएगा, राइट। जैसे जैसे डाइजेस्टर के अंदर गैस घटेगी तो वैसे वैसे ये फ्लोटिंग कवर क्या करेगा, नीचे आएगा, राइट। तो फ्लोटिंग कवर जो है ये ऊपर ही ऊपर रहता है, ये पूरी तरह से आपका जो है वो फिक्स नहीं होता है। फ्लोटिंग कवर मतलब ये यहां पे क्या कर रहा है, बस तैर रहा है ऊपर, राइट, ये तैर रहा है। फ्लोटिंग कवर कुछ ऐसा रहेगा। अब होगा क्या, यहां पे मीथेन कलेक्ट होती रहेगी तो ये फ्लोटिंग कवर ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, फ्लोटिंग कवर के बाद यहां से हम क्या करेंगे, एक पाइपलाइन निकालेंगे और जहां से ये जो मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस क्या करेगा, निकलेगा बाहर। और मीथेन गैस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक टैप लगाएंगे, राइट। यहां से निकलेगा मीथेन और इस मीथेन को हम कहां पे, कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे, राइट। कुकिंग, उसके बाद हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। तो मेरे पास मीथेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए, काउडंग होना चाहिए। बायोगैस के अंदर मीथेन बनाने के लिए काउडंग होना चाहिए। काउडंग में पानी डालूंगा और हाउस होल्ड वेस्ट डालूंगा। तो ये डेयरी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो नीचे जाएगा।
ये CO2 H2O H2 और CH4 बनेगा जो कि मीथेन। साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लोटिंग कवर रहेगा, राइट, फ्लोटिंग कवर रहेगा। जैसे जैसे फ्लोटिंग कवर के अंदर गैस बिल्ड होता जाएगा, फ्लोटिंग कवर क्या करेगा, ऊपर ऊपर आता रहेगा। ये गैस जो है बाहर निकलेगा और इसको हम घर में कुकिंग या हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द लेफ्ट ओवर, जैसे देखो एक बार ये यहाँ पे सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कचरा जो है बचेगा, राइट, कचरा बचेगा। उस कचरे को क्या कर सकते हैं हम, यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कचरा है बचा हुआ है ना, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के बाद इससे पूरा गैस निकल गया, तो वहां से कुछ जो बचा हुआ सेल्यूलोसिक मटेरियल या डाइजेस्टेड मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब इस कलेक्टेड मटेरियल को बेटा क्या कहा जाता है, इसे स्पेंट स्लरी कहा जाता है, स्पेंट स्लरी कहा जाता है। और इस स्पेंट स्लरी का इस्तेमाल कहां पे होता है, स्पेंट स्लरी का इस्तेमाल होता है कहां पे, ऐसे फर्टिलाइजर, राइट, फर्टिलाइजर जर के तौर पे होता है, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट का मैंने आपको जो है प्लान बताया, राइट। बायोगैस प्लांट का जो डाइजेस्टर होता है ये कंक्रीट से बना होता है, 10 से 15 फीट का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि आपके पास ये फीडर रहता है, राइट। फीडर के अंदर जो इनलेट रहता है वहाँ पे डंक, पानी और जो भी घर का वेस्ट डाल सकते हैं, यहाँ से ये नीचे आएगा। आपके पास गैस होल्डर रहता है, राइट, इसे फ्लोटिंग कवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग कवर कहा जाता है। जैसे जैसे गैस बिल्ड होगा ये फ्लोटिंग कवर क्या करेगा, ऊपर ऊपर आने लगेगा। उसके बाद यहाँ से हम एक गैस पाइपलाइन लगाते हैं, राइट, एक पाइप लगाते हैं जिससे गैस निकल सकता है। और ये गैस कहाँ पे जाएगा, घर पे जाएगा, जहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ बाइंग ए सिलेंडर जो कि कितना महंगा है ना, हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव में बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए सरकार जो है बहुत सारा सब्सिडी भी देती है ताकि लोग जो है गांव में बायोगैस बना सके, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये होता है प्लान, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दे कैन आस्क, ओके। तो डाइजेस्टर मतलब यहां से अंदर इनलेट डाइजेस्ट किया जाता है, बचा हुआ कचरा उसे स्पेंट स्लरी कहा जाता है। स्पेंट स्लरी को हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो गैस निकल रहा है पाइप से, मतलब ऊपर किसके अंदर, फ्लोटिंग कवर के अंदर, जिसे डायग्राम में क्या कहा गया है, गैस होल्डर कहा गया है। तो उसको गैस को बाहर निकाल के हम कुकिंग या हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स जो है मैं कल लिखाऊंगा। आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया है, ओके। नमस्ते प्रियांशु। एनीवेज आई होप कि बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अपना आज का लेक्चर जो है रेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं थोड़े इसके कुछ नोट्स लिखवा के आपका लेक्चर स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है माइक्रोब्स एस बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। यहाँ से बहुत सारे नेट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनीवेज आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। आई विश यू गुड लक, ठीक है, विथ योर स्टडी एंड बाय।